जो कि करंट परचेजेस जो हमारी हैं वो यकीनन हमारी डिस्काउंट के बाद हैं, वो 99% है। ठीक है जी। अब जब हम डिस्काउंट इसमें कितना है, वो 9180 हम डिस्काउंट ले रहे हैं, तो ये 99 है, तो 1 कितना होगा, यहाँ से डिस्काउंट की फिगर हम निकाल सकते हैं। हमारी डिस्काउंट की फिगर है 92.73, ये हमारी जी डिस्काउंट की फिगर है, जो कि हम फोरगो कर देंगे, जो हम सोच रहे हैं फोरगो करने के बारे में। ठीक है जी। तो और इसके बाद हमने जाना है जी इंटरेस्ट सेविंग में। इसके लिए मैं वर्किंग 2 बनाता हूँ। ये बिल्कुल वर्किंग वैसी ही है जैसे हमने डेटर्स में बनाते थे हम, वहाँ पे भी इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग निकलती थी ना, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। इसमें हम देंगे वर्किंग 2 में करंट इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग कितनी है और हमारी रिवाइज्ड इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग कितनी है। जैसे वहाँ पे होता था ना करंट कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल, रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल डिफरेंशियल क्या है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, इंटरेस्ट सेविंग है। करंट इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग क्या है, रिवाइज इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग क्या है, और डिफरेंशियल यहाँ पे देख लेंगे नेट इंक्रीज आया सेविंग में या डिक्रीज आया, इंक्रीज है या डिक्रीज है, उसको हम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेंगे। ठीक है जी। तो जिस तरह रिसीवेबल का मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल होते हैं रिसीवेबल बैलेंस इनटू ओवरड्राफ्ट रेट, इसी तरह क्रेडिटर्स में आपकी इंटरेस्ट सेविंग आएगी करंट पेएबल बैलेंस, करंट पेएबल बैलेंस इनटू ओवरड्राफ्ट रेट। तो करंट पेएबल बैलेंस आपका 1020 है और करंट ओवरड्राफ्ट रेट आपका 15% है। सो करंटली 1020 इंटू 15%, ये है आपका क्रेडिटर्स की वजह से इंटरेस्ट सेविंग जो आपको हो रही है। करंटली क्रेडिटर्स की वजह से आपको जो इंटरेस्ट सेविंग आ रही है वो 153 मिलियन की है। रिवाइज सिचुएशन में हमारे रिवाइज्ड रिसीवेबल पेबल्स क्या होंगे वो देख लेते हैं जी हम। रिवाइज हमारे परचेजेस, सबसे पहले हमारी परचेजेस रिवाइज हो जाएंगी, वो 99 की बजाय 100 पे चली जाएंगी, और हमारा जो डेज़ हैं वो चले जाएंगे अब 40 के बजाय 60 पे। डेज इन अ ईयर 360 हैं, तो डिवाइड बाय 360 इंटू 60, ये हमारा रिवाइज्ड पेएबल का बैलेंस आएगा। इट इज़ 1545.45 और इसका 15% हम इंटरेस्ट लें तो 231.82। डिफरेंस ले लें इनका जी, तो इट इज़ 78.82। तो हमें करंटली हमें जो पेएबल्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट सेविंग आती है 153 है। अगर हम पेमेंट डेफर कर देंगे तो हमारी इंटरेस्ट सेविंग 231 पे चली जाएगी। इसका मतलब एडिशनल इंटरेस्ट सेविंग हमें आ रही है, हमें एडिशनल इंटरेस्ट सेविंग मिलेगी, लेकिन इसके बदले हमने जो कॉस्ट इनकर की है, ये एडिशनल इंटरेस्ट सेविंग अर्न करने के लिए हमें 92.73 की कॉस्ट पड़ जानी है। सो इट इज़ नॉट एडवाइज, हमें नेट 13.91 का नेट लॉस आएगा, नेट लॉस है, इसलिए इट इज़ नॉट एडवाइज कि हम डिस्काउंट इनकम फोरगो करें। डिस्काउंट इनकम फोरगो करना इज़ नॉट एडवाइज, और यही हमें यहाँ पे कंक्लूड किया था, कंपनी शुड कंटिन्यू अवेलिंग डिस्काउंट। तो आपकी बुक में ये वाला सोल्यूशन अवेलेबल है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ पे विद अ लिटिल बिट ऑफ एरर। ठीक है जी। आप देख सकते हैं इसमें कितनी वर्किंग इन्वॉल्व है, और अगर थोड़ा सा स्मार्टली काम किया जाए तो यही डिसीजन आपने इतनी सी एक कैलकुलेशन से दे दिया। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा एडवाइस करता हूँ, जो शुरू से करता आ रहा हूँ, कि सॉल्यूशंस आईकैप के ज़रूर देखा करें, लेकिन अपनी मेंटल एक्टिविटी करने के बाद। अगर आपने किताब पढ़ी हुई है, आपने नोट्स पढ़े हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर एनुअल रेट का मेथड लग सकता है, कहाँ पे हमें एब्सोल्यूट वैल्यू में जाना मजबूरी है। तो जहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू में जाना मजबूरी है ज़रूर जाइए, लेकिन जहाँ पे एनुअल मेथड लग सकता है वहाँ पे इट विल सेव आवर टाइम, हमारा टाइम बचता है, हमें वो लगाना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं ये सोल्यूशन किया है, ये 2 या 3 लाइनों की वर्किंग है, और दूसरा सोल्यूशन जो हमने किया है इसमें आप देख सकते हैं कितनी डिटेल वर्किंग में आपको जाना पड़ा। बहरहाल ये दोनों मेथड मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। ये हमने क्रेडिटर्स ऑफर जो थी, क्रेडिटर्स की स्कीम थी वैल्यूएशन, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम डेटर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब हम डेटर्स की मैनेजमेंट की बात करते हैं। हम यहाँ पे क्रेडिटर्स को डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। डेटर्स का सिनेरियो यहाँ पे क्या था जी हमारे पास,
अब डेटर्स में आप देख सकते हैं कि क्रेडिट सेल्स भी ड्रॉप हो रही हैं, बैड डेट्स का इशू भी है। सो कॉस्ट बेनिफिट्स में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो ये तो डेफिनेटली हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ पे ही जाना पड़ेगा। ये एनुअल रेट की तरफ जाना विल नॉट हेल्प, क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी हैं, सरचार्ज भी हैं, पेनल्टीज़ भी हैं, बैड डेट्स का इशू भी है, क्रेडिट सेल में भी कमी है, कंट्रीब्यूशन लॉस भी आने वाला है। सो वी हैव नो ऑप्शन बट टू गो फॉर एब्सोल्यूट वैल्यूज़। हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की तरफ ही देखना पड़ेगा, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। हम एनुअल कॉस्ट मेजर करेंगे और इस तरह एनुअल बेनिफिट्स हम मेजर करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो कॉस्ट आ रही है स्कीम में, एक तो डिस्काउंट है, आप डिस्काउंट ऑफर करने जा रहे हैं। दूसरा आपकी लॉस कंट्रीब्यूशन है, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन है क्योंकि आपकी सेल्स कम होने जा रही हैं। और तीसरा आपका जो एलिमेंट आ रहा है, सॉरी कॉस्ट एलिमेंट्स दो ही हैं। उसके बाद हमारे पास बेनिफिट्स हैं, एनुअल बेनिफिट्स। एनुअल बेनिफिट्स में हमारी यकीनन अर्ली रिकवरी है, अर्ली रिकवरी से इंटरेस्ट सेविंग्स आएंगे। देन वी हैव रिडक्शन इन बैड डेट्स, और शायद इंडीड यहाँ पे चूँकि सरचार्ज का जिक्र है तो शायद कुछ सरचार्ज भी हमारा होगा। वो हम रिसीवेबल का बैलेंस जैसे पीछे हमने वर्कआउट किया था वो करेंगे तो हमें उससे आइडिया होगा कि हमारी वर्किंग्स क्या हैं। तो जनाब ये हमारी वैल्यूज़ हैं जिन पे हमें काम करने हैं। अब वन बाय वन वर्किंग बनाते जाते हैं और काम करते जाते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग 1 डिस्काउंट की कर लेते हैं जी। यहाँ पे हम नेट कॉस्ट या बेनिफिट की वैल्यू ले आएंगे और उसके बाद डिसीजन दे देंगे। वर्किंग 1 डिस्काउंट की फिगर। अच्छा जी, डिस्काउंट के बारे में उसने कहा कि हमारी जो डिस्काउंट है वो होगा जी 40% कस्टमर को 1%, क्रेडिट कस्टमर 40%, 1% डिस्काउंट लेंगे। तो हमारे क्रेडिट कस्टमर क्या होने वाले हैं अगले साल, हम सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। हमारे एग्जिस्टिंग सेल्स हैं 15, हमारी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं रुपीज़ इन मिलियन 15,575। इसमें जो क्रेडिट सेल्स हैं करंट लेवल में वो हैं जी हमारे पास 80%, ये करंट सेल्स हैं हमारी, और एग्जिस्टिंग क्रेडिट सेल्स हमारी हैं 80%। हमारी एक्सपेक्टेड क्रेडिट सेल्स जो अगले साल की हैं 8% कमी के बाद वो 11,463.2 पे आ जाएंगी। ये हमारी एक्सपेक्टेड क्रेडिट सेल्स हैं अगले साल जो हमारी होने वाली हैं 8% कमी के बाद। तो यहाँ से आप रिडक्शन भी देख सकते हैं, रिडक्शन कितनी आ गई, जो इन दो वैल्यूज़ का फ़र्क है 12,460 माइनस 11,463.2। ये मैं एनालिसिस करता जा रहा हूँ अपने डाटे का ज़रा, क्योंकि इस रिडक्शन सेल्स पे हमने कंट्रीब्यूशन लॉस वर्कआउट करना है। अच्छा जी, हम वर्किंग कर रहे थे। सबसे पहले हमने कहा डिस्काउंट की वर्किंग करनी है, तो हमारे पास ये जो मैंने बेस डाटा कुछ वर्कआउट कर लिया है, इसी से अब हम आगे डिस्काउंट की वर्किंग भी कर लेते हैं। डिस्काउंट हमारा है जी हमारे अगले साल की जो एक्सपेक्टेड सेल्स हैं 11,463.2 मिलियन की है। इसमें 40% कस्टमर विल अवेल 1%, तो ये हमारे पास ये डिस्काउंट की फिगर यहाँ से आएगी 45.85 मिलियन। 45.85 मिलियन ये हमारे पास डिस्काउंट है जी। सबसे पहले हम इसको ले आते हैं 45.85 मिलियन, दिस इज़ आ कॉस्ट। लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन के लिए हमें CS रेशियो चाहिए, रिडक्शन हमने ले ली हुई है तो हमें CS रेशियो चाहिए, वहाँ से हम काम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम अब आते हैं जी वर्किंग 2 में। वर्किंग 2 लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन इज़ लॉस ऑफ सेल इनटू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। तो लॉस ऑफ सेल हम वर्किंग 1 में ऑलरेडी वर्क किया आउट किए बैठे हैं 996.80, और CM रेशो इसके लिए शायद वर्किंग हमें 2.18 बनानी पड़ेगी। CM रेशो हमारी होती है जी कंट्रीब्यूशन
ओवर सेल्स। सेल्स की फिगर हमारे पास गिवन है 15575 और कंट्रीब्यूशन होती है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम उसको अगर देखें, एक होती है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और हमें पीएनएल का डाटा जनाब यहाँ पे जो गिवन है इसमें देखिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमें यहाँ से भी देखनी है, यहाँ से भी देखनी है। जनरली इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारी एजम्पशन होती है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे फिक्स्ड हैं, ठीक है जी, ये सारे फिक्स लिए जाते हैं। इसका मतलब इसमें जो फिक्स कंपोनेंट है उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। अब इसमें जो फिक्स कंपोनेंट है उसके लिए क्वेश्चन में शायद हमें कुछ ब्रेकअप इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। क्वेश्चन में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन शायद दी गई है हमारे सेल्स के डाटा के ऊपर, वो शायद यहाँ पे है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड दिस 20% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट आर फिक्स्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो कन्वर्जन कॉस्ट है जो कि 50/150 है, इसका 20% कन्वर्जन कॉस्ट हम फिक्स्ड है, ठीक है जी। तो हम पहले निकालते हैं कन्वर्जन कॉस्ट की फिगर, वो है जी हमारी 13770/150 इंटू 50, ये आती है जी 4590 और इसका 20% जो है वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ये बना जी 918। तो यहाँ से हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर ले सकते हैं, वो बनती है जी 13770 माइनस 918, तो ये 12852 बनी। अब यहाँ से हम कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। कंट्रीब्यूशन होगा जी 15575 माइनस 12852, ये कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स रेशो हम यहाँ से लेते हैं 17.48%। ये जी हमारी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है। इसको ये वर्किंग 2.2 से कह लीजिए, ये वर्किंग आपकी 2.2 है, जहाँ से हम ये ले रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्वेश्चन में जैसे इन्फॉर्मेशन थी वैसे एनालाइज किया, CS रेशो आ गया, तो 17.48% मल्टीप्लाई किया, हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा लॉस। तो कंट्रीब्यूशन लॉस इज़ 174.27 मिलियन, 174.27 मिलियन, ये हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस है। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारे पास इंटरेस्ट सेविंग। इंटरेस्ट सेविंग की वर्किंग जनरली थोड़ी लेंथी हो जाती है, उसको हम ज़रा सेकंड फेज़ में देखते हैं। मैं रिडक्शन इन बैड डेट्स ये ज़रा क्विक है, पहले मैं इसको कर लेता हूँ। वर्किंग 3 में हम इसको हैंडल कर लेते हैं। रिडक्शन इन बैड डेट्स, रिडक्शन इन बैड डेट्स के लिए हम देखते हैं हमारे करंट बैड डेट्स कितने हैं और हमारे रिवाइज्ड बैड डेट्स कितने हैं। वहाँ से हमें पता लग जाए हमारे पास सेविंग कितनी है या रिडक्शन कितनी है। करंट बैड डेट्स हमारे करंट क्रेडिट सेल्स का, करंट बैड डेट्स हमारे करंट क्रेडिट सेल्स का 4% है, रिवाइज्ड 3% रह जाएंगे। तो करंट सेल्स ये हैं जी हमारे पास, रिवाइज्ड सेल्स हमारी ये हैं। तो करंट सेल्स का 4%, 12460 का 4% और रिवाइज्ड सेल्स 11463.2 का 3%। तो यहाँ से हम देख लेते हैं सेविंग क्या आएगी। ये जनाब हमारे पास 154.5, ये हमारी बैड डेट्स में हमारी रिडक्शन या सेविंग आ गई 154.5। अच्छा जी, अब हम इंटरेस्ट सेविंग और सरचार्ज की तरफ चलेंगे। वर्किंग 4, इंटरेस्ट सेविंग हमारी कहाँ से आती है? वर्किंग 4। उसके लिए हमने सीखा हुआ जी हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल, ये वही वर्किंग जो हम सीखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। करंट वर्सेस रिवाइज्ड। करंट कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल के लिए यू नीड करंट रिसीवेबल्स
2590 multiplied with overdraft rate which is 15%. 2590 into 0.15, it is 388.50. रिवाइज कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल के लिए आपको रिवाइज रिसीवेबल बैलेंस चाहिए, उसका 15% करना है, और रिवाइज रिसीवेबल बैलेंस के लिए आप वर्किंग 4.1 बनाएंगे। अब आपके रिसीवेबल कैटेगरी यहाँ पे होने जा रही हैं 3, बिल्कुल इसी अंदाज में जैसे हमने पीछे वर्किंग की थी। 3 कॉलम हम वर्किंग बनाएंगे, एक कॉलम हमारा डेज का होगा, एक कॉलम हमारा बैलेंस का होगा, एक कॉलम हमारा सेल्स का होगा। सेल्स, डेटर्स बैलेंस और एक डेज। अच्छा जी, वर्किंग का अंदाज वही है। हमारी कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स जो यहाँ पे हैं वो अब बनेंगी शायद 4। एक अवेलिंग डिस्काउंट एंड पेइंग विद इन 30 डेज, दूसरा पेइंग विद इन 40 डेज, ये दूसरी कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी शायद डिलेड पेमेंट वाली है जिनको सरचार्ज पड़ना है। और चौथी कैटेगरी हमारे यकीनन बैड डेट्स हैं। टोटल इन सब का 11,463.20 ही बनने वाला है। अच्छा, जिन कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल करना है वो हैं 40%। 11,463.2 का 40% कस्टमर डिस्काउंट अवेल करने वाले हैं। ये बनेंगे जी 4,585.28। जो कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहे लेकिन स्टिल वो 40 डेज में पे कर रहे हैं वो 35% है। ये बनते हैं जी 4,012.12। और फिर बैड डेट्स हैं जो कि हमारे 3% हैं। 11,463.2 का 3%, ये आपके जी 343.90 है। और ये फिगर जो आपकी है बैलेंसिंग फिगर आ रही है जी हमारे पास 2521.90, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारे पास। अच्छा जी, अब इसका भी हमें पता है, ये तो डेटर्स ने तो पैसे देने ही नहीं है तो इनका रिसीवेबल डेज रेलिवेंट ही नहीं होते। ये 30 डेज़ पता है, ये 40 डेज़ पता है, और हमें ये भी पता है कि ये टोटल 42 डेज़ हैं। अब टोटल 42 डेज़ हैं हमें पता है, तो हम यहाँ पे ये जो फिगर है ये वर्कआउट कर लेते हैं 4.2। टोटल रिसीवेबल की फिगर मैं यहाँ पे 4.2 में वर्कआउट करता हूँ। वर्किंग टोटल रिसीवेबल फिगर 11,463.20 माइनस डिस्काउंट माइनस बैड डेट्स। तो बैड डेट्स की फिगर तो 343.90 है, और डिस्काउंट की फिगर ये कस्टमर हैं जी, इनको 1% डिस्काउंट मिलना है, तो 4,585.28 का 1%। ये हमारी नेट सेल्स हैं, सेल्स नेट ऑफ डिस्काउंट नेट ऑफ बैड डेट्स, डिवाइड विथ 360 इंटू 42, ये हमारे ओवरऑल रिसीवेबल बैलेंस आ गया जी। ओवरऑल रिसीवेबल बैलेंस हमारा 1291.90, ये ओवरऑल रिसीवेबल बैलेंस है। हम वर्किंग 4.3 इस कैटेगरी के लिए भी कर लेते हैं। इस कैटेगरी की हैं जी 4,585.28 ग्रॉस सेल्स, 99% कर लीजिए नेट सेल्स, डिवाइड विथ 360 इंटू 30, ये इस कैटेगरी का रिसीवेबल बैलेंस आ गया जी 378.29 मिलियन। ये दूसरी कैटेगरी आ गई जी हमारी 378.29 मिलियन जी। फिर जो कस्टमर हमें 40 डेज़ में पे कर रहे हैं इनका भी बैलेंस हम वर्कआउट कर सकते हैं 4012.12, 4012.12, ये 40 डेज़ में पे करेंगे। ये इनकी नेट सेल्स ग्रॉस सेल्स बराबर हैं 445.79। और ये आखिरी ये जो फिगर यहाँ पे भी डेटर बैलेंस नहीं आना, ये फिगर हम बैलेंसिंग ले लेते हैं, इट इज़ 467.82।
ये जी हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई है। और इस बैलेंसिंग फिगर के लिए यहाँ पे हम डेज़ कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग 4.5 में। ये डेटर्स हैं, ये आपकी सेल्स हैं 467.82 ओवर सेल्स, रिसीवेबल बैलेंस ओवर सेल्स 2521.9 into 360 डेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 66.78 हम राउंड ऑफ कर लेंगे इसको 67 डेज। अच्छा जी, ये हमारे पास डाटा कंप्लीट हो गया है। अब हमें रिसीवेबल बैलेंस की फिगर ये आ गई है तो 1291.90 तो यहाँ से हम रिवाइज फिगर ले सकते हैं। रिवाइज कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल इट कम्स टू 193.79 और यहाँ से हम इंटरेस्ट सेविंग ले सकते हैं 194.71। ये जी हमारे पास इंटरेस्ट सेविंग है। अगर हम डिस्काउंट ऑफर करें, रिसीवेबल बैलेंस कम होंगे, इंटरेस्ट सेविंग 194.71। आखिरी फिगर सरचार्ज की रह गई है जी। सरचार्ज के लिए हम वर्किंग 5 पे चले जाते हैं। सरचार्ज हमें इन कस्टमर पे लगने वाला है जी जो डिले पेमेंट कर रहे हैं, और ये कस्टमर है जी 2521.9 वर्किंग 5 2521.9 मिलियन के ये हमारी सेल्स हैं जिन पे सरचार्ज लगना है। इन पे सरचार्ज लगना है 45 पैसा पर 1000 पर डे, और हमारा डिले है 67 माइनस 40 27 डेज़ का। तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जी। सरचार्ज की वैल्यू आ रही है हमारी 30.64, इट इज़ रुपीज़ 30.64 मिलियन। ये जी हमारी सरचार्ज की वैल्यू है 30.64। अब हम टोटल कर सकते हैं कॉस्ट और बेनिफिट्स का। नेट बेनिफिट आ रहा है जी 159.73 मिलियन का नेट बेनिफिट है। इसका मतलब हमें जो डेटर्स मैनेजमेंट की पॉलिसी है इट शुड बी एक्सेप्टेड। रिवीजन इज़ फीजिबल, रिवीजन इन पॉलिसी इज़ फीजिबल। क्रेडिटर में हमने कहा जी वहाँ पे रिवीजन जो हम करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं डिस्काउंट जो कर रहे हैं उसको फोरगो कर दें, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। डेटर्स में हम कह रहे हैं नहीं जी इट इज़ रिकमेंडेड, तो दैट्स इट। अच्छा जी, नेक्स्ट एरिया हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमारी जो डिस्कशन है वो मोस्टली अगेन ये आपकी लगभग मैं कहूँगा मोस्टली क्या 100% ही शायद आपने अपनी अर्ली स्टडीज़ में कैफ में पढ़ी भी है। सो इट विल ऑल बी रिवीजन, रिलेटिवली सिंपलर कैलकुलेशन हैं, और ये जैसे मैंने कहा रिवीजन हैं। तो मैं इसको क्विकली हम गो थ्रू करते हैं, तमाम फार्मूला तमाम कैलकुलेशन को, इलस्ट्रेशन भी समझेंगे और कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन भी इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव देख लें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है टू मेंटेन सफिशिएंट लेवल ऑफ इन्वेंट्री, जो बिल्कुल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि मेंटेन लिक्विडिटी बट मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि आपने लिक्विडिटी मेंटेन करनी है। लिक्विडिटी मेंटेन का मतलब सफिशिएंट इन्वेंट्री रखनी है और इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे। देयर आर 4 इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट जिनसे हमें तारुफ लेना है। एक परचेज कॉस्ट, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होल्डिंग कॉस्ट और एक स्टॉक आउट कॉस्ट। और यहाँ पे आपने जो चीज़ ख्याल रखनी है, जब हम मिनिमाइज कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो जिन कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो इसमें सारी जो वेरिएबल कंपोनेंट, परचेज कॉस्ट तो होती वेरिएबल है, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग स्टॉक आउट कॉस्ट भी वेरिएबल होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स दोनों कंपोनेंट होते हैं। तो वी विल बी ओनली एड्रेसिंग डीलिंग हाउ टू कंट्रोल वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट से आपको पता है जी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड ब्रिंगिंग वन ऑर्डर इनटू आवर वेयर हाउस, और होल्डिंग कॉस्ट होती है किसी इन्वेंट्री आइटम को इन्वेंट्री अपने गोडाउन में होल्ड करने की कॉस्ट, जिसमें आपकी स्टोरेज कॉस्ट भी आ जाती है, जिसमें ऑब्सोलेसेंस है, इंश्योरेंस है, फाइनेंस कॉस्ट है, ये सारे आपके होल्डिंग कॉस्ट के कंपोनेंट हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट में कैरेज इनवर्ड्स आपकी, वो भी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट का हिस्सा होता है। तो यूजुअली हमारी अजम्पशन यहाँ पे होती है कॉस्ट
वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर इज द सेम। आप 100 यूनिट का ऑर्डर करो, 500 का ऑर्डर करो, इट इज द सेम। दिस इज आवर assumption in our academic discussion. Practically we know ordering cost may vary from order size depending upon the order size. Similarly holding cost में हमारी assumption होती है कि holding cost per unit will be the same. एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट सेम होती है। आप 1 यूनिट रखो, 100 यूनिट रखो, अगर 1 रख रहे हो तो 1 रुपया कॉस्ट है, 100 रख रहे हो तो 1 × 100 रुपया कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम इन कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम 3 कॉस्ट को ज़रा फोकस कर लें। स्टॉक आउट कॉस्ट को हम बाद में लेके आएंगे, पहले हम इन 3 कॉस्ट पे बात कर लें। परचेज कॉस्ट, एनुअल परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करना तो बड़ी सिंपल है। एनुअल क्वांटिटी टू बी परचेज इनटू परचेज प्राइस, यहाँ से एनुअल परचेज कॉस्ट आ जाती है। हाँ, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए फार्मूला हमें ज़रा रिकॉल करने हैं। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज। जब आप ये करते हो एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज, तो आपका एनुअल सालाना नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाते हैं, और इनको आप जब वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपने याद रखना है इस फार्मूला में, दिस इज़ वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है जी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ये कैलकुलेशन आगे चल के डिफरेंट क्वेश्चन में हमारे काम आने वाली हैं, सो बेसिक फार्मूलाज हैं, हमें ये समझ लेने हैं। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट होती है जी बेसिकली एवरेज स्टॉक इनटू कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट फॉर 1 ईयर, और ये जो है फार्मूला, ये एवरेज स्टॉक का फार्मूला है। एवरेज स्टॉक का फार्मूला ऑर्डर साइज बाय 2 होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बफर स्टॉक का जिक्र दिया जाए तो ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस बफर स्टॉक, तो हम एवरेज स्टॉक की बात कर रहे हैं। एवरेज स्टॉक इज आइदर ऑर्डर साइज बाय 2 और इट इज़ ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस बफर स्टॉक, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर कंपनी बफर स्टॉक मेंटेन कर रही है तो एवरेज स्टॉक का फार्मूला क्या बनता है, तो बेसिकली हम कॉस्ट पर ऑर्डर को एब्रीवेट CO से भी करते हैं, और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर को हम CH से भी एब्रीवेट करते रहते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिक फार्मूलाज हैं, इनकी कैलकुलेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिवीजन के लिए हमें एक बेसिक से इलस्ट्रेशन 17 उसको देखते हैं। ये जो हमारे पास बेसिक इलस्ट्रेशन 17 है। इन्वेस्टिगेट द टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग द मटेरियल इन द क्वांटिटीज ऑफ 400, 500, 600 यूनिट्स एट वन टाइम। ये बेसिकली एट वन टाइम से मुराद ऑर्डर साइज, 400 का ऑर्डर करें, 500 का ऑर्डर करें, 600 का ऑर्डर करें, तो टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग द मटेरियल कीजिए। एंड व्हाट इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन, इनमें से बेहतर ऑप्शन कौन सी है, कौन से ऑर्डर साइज को फॉलो करना हमारे लिए बेहतर है। अ कंपनी रिक्वायर्स 1000 यूनिट्स पर मंथ, द कॉस्ट पर ऑर्डर इज 30 रिगार्डलेस ऑफ द साइज, एंड होल्डिंग कॉस्ट इज 2.88 पर यूनिट पर एनम। तो ये जो बेसिक फार्मूलाज हमने सीखे थे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट के, इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम ये वर्किंग बनाने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 17 की। 3 ऑर्डर साइजेज हैं जिनको हम कंपेयर करने जा रहे हैं। $400, $500 एंड 600, और हम कैलकुलेट करेंगे एनुअल कॉस्ट ऑफ। क्वेश्चन को देखते हुए हमें 2 कॉस्ट का जिक्र किया गया है, तो हम उन 2 कॉस्ट को अपने एनालिसिस में शामिल करेंगे। एक एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग है और एक एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग है। फार्मूलाज हमें पता है क्या है जी, उन फार्मूलाज को इस्तेमाल करके हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो मैं फार्मूला भी ज़रा सामने ले आती जी। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला ये है जी, इसको हम अपनी वहीं पे प्लेस कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे हर सिनेरियो के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एनुअल डिमांड को हम यूजुअली हम D से डिनोट कर लेते हैं। तो एनुअल डिमांड हमारे इस केस में है जी 1000 यूनिट्स पर मंथ। तो एनुअल डिमांड हमारी 12,000 है। एनुअल डिमांड हमारी 12,000 यूनिट्स, ठीक है जी, पर एनम। चले मैं लिख भी देता हूँ। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं जी 1 बाय 1। एनुअल डिमांड 12,000 डिवाइड विद ऑर्डर साइज, पहले केस में 400 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर 30। तो यहाँ से एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, हम जब कंपैरिजन करते हैं विच ऑप्शन इज़ बेटर, तो हम एनुअल बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं। जैसे पीछे हमने डेटर्स में वैल्यूएशन की थी तो हमने एनुअल कॉस्ट वर्सेस एनुअल बेनिफिट किया था, यहाँ पे भी एनुअल बेसिस पे कंपैरिजन किया जाता है। सो 12,000 डिवाइड विद 400 इंटू 30, इट इज़ 900। दूसरा केस जी 12,000, ऑर्डर साइज़ अगर 500 का कर दें तो 30 के हिसाब से हमारी एनुअल सालाना ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी,
500 के हिसाब से, और 500 का ऑर्डर करेंगे तो हमें साल में 24 ऑर्डर करने पड़ेंगे, 24 इंटू 30 इट्स कम्स टू 720। और अगर हम 12,000 साल में यूनिट्स खरीदना चाहें, ऑर्डर साइज़ हम 600 पे ले जाएं, तो हमारे ऑर्डर गालिबन होंगे 20 और 30 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से हमारी 600 एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आने वाली है। अच्छा, जब हम होल्डिंग कॉस्ट पे जाते हैं, होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला हमारे पास जो अवेलेबल है, अब हमें इसमें बफर स्टॉक का सवाल में जिक्र नहीं है। बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, ये क्या होता है इसको मैं मज़ीद आगे चल के एलैबोरेट कर दूंगा, ऑल्दो आपने अर्लियर स्टडीज में सीखा हुआ है, लेकिन अभी हम इसको जल्दी इसको दोबारा एलैबोरेट करेंगे, सीखेंगे, रिवाइज करेंगे। फिलहाल चूँकि इस क्वेश्चन बफर स्टॉक का जिक्र नहीं है, तो हमारे पास फार्मूला जो बचा है वो ये है जी, जो हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो 1 बाय 1 ऑर्डर साइज बाय 2, पहला ऑर्डर 400 बाय 2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये है जनाब, इट इज़ 576। दूसरा ऑर्डर साइज 500 डिवाइड बाय 2 इंटू 2.88। तीसरा ऑर्डर साइज 600 डिवाइड बाय 2 इंटू 2.88। हमने टोटल देखना है कि जी इन दोनों कॉस्ट का टोटल किस हेडिंग में, किस ऑर्डर साइज में कम है। ये 1476, 1440 और ये 1464। हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमसे पूछा गया चीपेस्ट ऑप्शन, तो चीपेस्ट ऑप्शन है जहाँ पे इनका सम मिनिमम है और वो है जी 500 का ऑर्डर साइज़। अब यहाँ पे इसका बिहेवियर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ऑल्दो आपने ये पहले चीज़ें सीखी हुई हैं, लेकिन हम चूँकि रिकैप ले रहे हैं तो मैं आपको रिकॉल करवा दूँ कि बिहेवियर इनकी कॉस्ट का अगर आप देखें, जैसे जैसे ऑर्डर साइज़ बढ़ा है, एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाते हैं, तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आपकी नीचे, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी नीचे जाती है। जितना बड़ा ऑर्डर करेंगे तो आपको उतने ही साल में कम ऑर्डर्स करने पड़ेंगे टोटल प्रोक्योरमेंट कंप्लीट करने के लिए। और होल्डिंग कॉस्ट में जितना बड़ा ऑर्डर करेंगे आपका एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक उतना ही बढ़ जाता है। तो एवरेज स्टॉक बढ़ने से आपकी जो कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट, वो ऑर्डर साइज बढ़ने से बढ़ती जा रही है। हमारा मकसद किसी इंडिविजुअल कॉस्ट को कम करना नहीं है, किसी इंडिविजुअल कॉस्ट को कम करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा मकसद है तमाम इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट के टोटल को मिनिमाइज करना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं टोटल ऑफ एटलीस्ट दीज 2 इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट। अभी हम सिर्फ 4 इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट हमने आइडेंटिफाई की थी और ऑब्जेक्टिव में हमने कहा था हमारा ऑब्जेक्टिव है इनको मिनिमाइज करना। और उनको मिनिमाइज़ करने के लिए हमने जो भी डिस्कस किया है, अभी सिर्फ हमने 2 कॉस्ट को डिस्कस किए हैं। हम ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट से अपनी डिस्कशन शुरू कर रहे हैं कि हमने पहले देखा कि इन कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है एनुअल बेसिस पे, वो हमने कैलकुलेट करने का फार्मूला सीखा। अब हम इनकी कैलकुलेशन को लेके इनको मिनिमाइज़ करने की डिस्कशन पे जा रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं इन 2 कॉस्ट को एनुअल बेसिस पे मिनिमाइज़ करना हो तो 500 का ऑर्डर साइज फॉलो करना चाहिए। नाउ यू कैन रिलेट इट टू योर प्रायर लर्निंग। An order size which minimizes the sum of these 2 costs on annual basis. I repeat, an order size which minimizes the sum of these two costs on annual basis is known as EOQ, economic order quantity. ये 500 का जो ऑर्डर साइज है ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है और इसका फार्मूला भी आपको अब याद दिलाता हूँ, ऑल्दो मेमोराइज नहीं करना, हमें सब कुछ हमारे पास अवेलेबल होगा। ये हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की डेफिनेशन और उसका फार्मूला अवेलेबल है। तो हम इस फार्मूले की मदद से भी ये 500 का ऑर्डर साइज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2DCO/CH, ये DCO और CH की टर्म से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ। D एनुअल डिमांड होता है, CO इज़ कॉस्ट पर ऑर्डर, वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर, एंड CH इज़ वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट। तो ये फार्मूले में वैल्यू प्लेस करें, इसको सॉल्व करें तो भी आपका आंसर वही 500 यूनिट्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आ जाता है। सो EOQ फार्मूले की मदद से भी हम इस वैल्यू पर जा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो इलस्ट्रेशन हमने की, इलस्ट्रेशन 17, ये तो हमने सिर्फ इन कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस के लिए की कि हम एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखें। और अदरवाइज EOQ के टर्म से तारुफ हमने यहाँ पे लिया। EOQ सिर्फ कैलकुलेट करना हो तो वो तो हम अब फार्मूले से भी कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा जी, एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं, इलस्ट्रेशन 19। इलस्ट्रेशन 18 तो यही डाटा का फार्मूले से कैलकुलेशन थी, वो मैंने आपसे शेयर कर ली है। इलस्ट्रेशन 18 भी हमारी होगी। हम इलस्ट्रेशन 19 पे बात करते हैं। कैलकुलेट EOQ। मंथली डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज 10,000, परचेज प्राइस इज 10 एंड द कंपनी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज 15, वेयर हाउस स्टोरेज कॉस्ट इज 2, सप्लायर चार्जेस 200 पर ऑर्डर। हमसे कहा गया जी EOQ निकालिए। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 19
ये इलस्ट्रेशन 18 थी जो हमने यहाँ पे की। हम इलस्ट्रेशन 9 में जाते हैं। हमें EOQ कैलकुलेट करना है जिसका फार्मूला है 2DCO/CH। यहाँ पे आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि डी का मतलब क्या है। डी का मतलब होता है एनुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी प्रोक्योर्ड या टू बी परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर। ठीक है जी, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे एग्जामिनर आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है कि सप्लायर को ऑर्डर किस साइज में प्लेस किया जाए, और ऑर्डर सप्लायर को किस साइज में प्लेस किया जाए ये डिपेंड करता है कि आपने सालाना सप्लायर से कितनी क्वांटिटी बाय करनी है। एग्जामिनर बाज का यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देता है। आपके ज़हन में डी का मतलब होता है डिमांड, और एग्जामिनर क्वेश्चन में लिखता है कि आपकी सालाना सेल्स डिमांड 5000 यूनिट्स हैं, और ये यूनिट्स आप इंटरनली प्रोड्यूस करते हो जिसके लिए रॉ मटेरियल आपने ख़रीदना होता है सप्लायर से। अब आपके ज़हन में डी डिमांड स्टिक हुआ आता है, आप सेल डिमांड को डी में फीड कर देते हो। यू डोंट रियलाइज का भाई EOQ में डी से मराद रॉ मटेरियल क्वांटिटी टू बी परचेज फ्रॉम द सप्लायर है। तो आपने सेल्स डिमांड नहीं लेना, सेल डिमांड से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रॉ मटेरियल डिमांड पे जाना है, वहां से डी निकलना है आपका। तो ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। तो डी इज एनुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज फ्रॉम द सप्लायर होता है। CO इज वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर होती है। वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर ये भी ध्यान में रखना है। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में बताएगा जी परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर की सैलरी है 2 लाख रुपए सालाना। अभी सैलरी 2 लाख रुपए सालाना है, पर ऑर्डर तो नहीं है ना, तो ये तो फिक्स कॉस्ट है, ये हमारी वर्किंग में EOQ में नहीं आती। सिमिलरली CH जो होता है ये वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है। अब होल्डिंग कॉस्ट में भी जैसे मैंने आपसे कहा इसमें स्टोरेज कॉस्ट भी शामिल होती है, इसमें फाइनेंस भी होती है, इसमें इंश्योरेंस भी होती है। अब एक एग्जामिनर क्या कहेगा जी आपने अपने रॉ मटेरियल को स्टोर गोदाम में रखना है और गोडाउन का जो रेंट है वो 50,000 पर मंथ है, 50,000 पर मंथ है, तो ये तो फिक्स हो गया, इसका यूनिट से तो कोई ताल्लुक नहीं। वेरिएबल कॉस्ट तो होती है जो पर यूनिट आपकी इनकर हो रही हो। तो अगर तो रेंट पर मंथ है तो ये फिक्स कॉस्ट है, इसको हमने CH का हिस्सा नहीं बनाना। लेकिन रेंट पर यूनिट है, बाज़ का ऐसी स्पेशल स्टोरेजेस फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पे आपको रेंट पर यूनिट पे करना होता है। तो अगर रेंट पर यूनिट है तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग का हिस्सा होगा। तो ये आपने ख्याल रखना है। तो हमें सबसे पहले रेलेवेंट डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। डी हमारी ये जी 10,000 यूनिट्स मंथली है, तो हमारी डी होगा 10,000 × 12, ये 1,20,000 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर इज 200 और वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, अच्छा यहाँ पे आप तवज्जो कीजिएगा, उसने आपको स्टोरेज कॉस्ट बताई हुई है 2 और फाइनेंस कॉस्ट के लिए उसने रेट बताया हुआ है। तो यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट का हिस्सा है। मैंने अभी तो 2 दफ़ा मैं बोल चुका हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि होल्डिंग कॉस्ट में स्टोरेज कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है, ऑब्सोलेसेंस है, इंश्योरेंस है, तमाम वो कॉस्ट जो इन्वेंट्री को अपने गोडाउन में होल्ड करने की वजह से इनकर होती हैं। इस केस में हमारे पास 2 कंपोनेंट्स आ गए, एक स्टोरेज है और एक फाइनेंस है। और फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे बड़ी सिंपल होती है कैलकुलेट करना, दैट इज़ परचेज प्राइस इनटू इंटरेस्ट रेट। ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। एक यूनिट 10 रुपये का आता है, एक 10 रुपये के यूनिट को 1 साल तक अपने पास रखोगे तो 10 रुपये आपके पूरा 1 साल ब्लॉक रहे तो 10 रुपये पे 15% के हिसाब से इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आपका बन जाता है जनाब 3.5 रुपीज़। ये आपका CH आ गया। इन वैल्यूज़ को फीड करेंगे EOQ के फार्मूले में, 2 × 120,000 × 200 over 3.5 and then under root. This should give us EOQ. It is 3703 यूनिट्स। अच्छा जी, ये तो हमने एनुअल ऑर्डरिंग और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की बात की। अब हम अगर बात करें परचेज कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की, तो परचेज कॉस्ट को कम करने का क्या तरीका है? परचेज कॉस्ट को कम करने का तरीका होता है कि आप सप्लायर से डिस्काउंट निगोशिएट करें। जब आप सप्लायर के पास जाते हैं तो सप्लायर कहता है ठीक है जी हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन बल्क ऑर्डर पे देंगे, बल्क ऑर्डर पे आपको डिस्काउंट मिलेंगे। तो अब चैलेंज क्या आ जाता है, अभी हमने एक EOQ ऑर्डर साइज कैलकुलेट करना सीखा है कि भाई EOQ ऐसा ऑर्डर साइज जिस पे ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट का सम मिनिमाइज हो जाता है। अब परचेज कॉस्ट को मिनिमाइज करने की तरफ चले तो हमें पता लगा जी उसके लिए स्पेशल बड़ा ऑर्डर साइज आ रहा है जिस पे डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका मतलब हमारे पास कंपैरिजन आ गया, EOQ को फॉलो करें
या हम बल्क डिस्काउंट ऑर्डर साइज को फॉलो करें। तो इसके लिए गाइडलाइन बड़ी सीधी सी है कि भाई सबसे पहले आप EOQ कैलकुलेट करें और फिर EOQ वर्सेस बल्क ऑर्डर साइज, इन दोनों ऑप्शंस पे कंपेयर कर लीजिए एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अंडर 3 हेडिंग, ऑर्डरिंग, परचेज एंड होल्डिंग। क्योंकि अब हमारा ऑर्डर साइज बदलने से ये तीनों कॉस्ट बदलती हैं, तो हमें किसी ऑर्डरिंग और अगर हमें सिर्फ ऑर्डरिंग और होल्डिंग को मिनिमाइज करना तो EOQ फॉलो कर लो, अगर सिर्फ परचेज प्राइस को फॉलो करना है तो बल्क ऑर्डर साइज फॉलो कर लो। बट भाई हमने किसी एक या दो एलिमेंट को मिनिमाइज नहीं करना, हमने तो इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट के सम को मिनिमाइज करना है। तो सम को मिनिमाइज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, EOQ पे देखते हैं तीनों कॉस्ट का सम क्या है और बल्क ऑर्डर साइज पे देखते हैं तीनों कॉस्ट का सम क्या है। जिस ऑप्शन पे सम एनुअल बेसिस पे मिनिमाइज होता है हम उस ऑप्शन को प्रेफर करेंगे, EOQ या बल्क ऑर्डर साइज। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जी, इसके लिए इलस्ट्रेशन 21। कैलकुलेट द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे जो बल्क डिस्काउंट आने वाले हैं तो जरूरी नहीं EOQ ही हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल हो, ऑप्टिमल से हमारा मोस्ट बेनिफिशियल। द आउट कंपनी यूजेस कंपोनेंट V22 in its construction process. The company has a demand of 45,000 units components per annum. They cost 4.5 each. There is no lead time between order and delivery. Lead time से मराद होता है ऑर्डर और डिलीवरी के दरमियान गैप। तो उसने कहा जी कोई लीड टाइम नहीं है, जैसे ही ऑर्डर करते हैं फौरन डिलीवरी आ जाती है। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट अमाउंट टू 100 पर ऑर्डर। एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन कंपोनेंट इन इन्वेंट्री, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ वन कंपोनेंट इज एनुअल कॉस्ट इज 0.65. 0.5% discount is available on orders of at least 3,000 component and 0.75% discount is available if order quantity is 6,000. जिसका मतलब हमें दो बल्क ऑर्डर दे दिए हैं, 3,000 का ऑर्डर साइज करो तो भी डिस्काउंट है, 6,000 का ऑर्डर साइज करो उस पर भी डिस्काउंट है। तो हमने कहा जी जब डिस्काउंट्स आ जाएं तो हमारा ऑप्टिमल बेस्ट ऑर्डर साइज क्या होगा, EOQ वर्सेस डिस्काउंट बिगर ऑर्डर साइज, उनको कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप तो इन एनी केस हमारा EOQ की कैलकुलेशन ही आता है। इलस्ट्रेशन 21 में हम सबसे पहले EOQ कैलकुलेट करेंगे, 2DCO/CH, पुटिंग इन द वैल्यूज 2 into 45,000 into cost per order is 100 and holding cost is 0.65. ऑर्डर साइज हमारा आज 3721 यूनिट्स। अच्छा ये मेरा तवज्जो कीजिएगा, EOQ हमारा 3721 आ गया है, डिस्काउंट हमें 3,000 मिनिमम पे भी मिलता है और 6,000 पे भी मिलता है। तो जो 3,000 पे डिस्काउंट मिल रहा है क्या वो डिस्काउंट हमें 3721 पे नहीं मिलेगा? द आंसर इज यस, 3721 पे भी मिलेगा। तो फिर हमें 3,000 को कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 3721 पे ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग मिनिमम है और परचेज कॉस्ट वही है जो 3,000 पे थी। लेकिन 3,000 पे ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग मिनिमम नहीं है, वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो 3, ये तो मैं यहाँ से देख के ही पता लग रहा है कि 3,000 से बेहतर 3721 है। हाँ, अब 3721 और 6,000 में से बेहतर कौन सा है, तो उसके लिए हमें दो कंपैरिजन या दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन कर लेंगे। हम दो ऑर्डर साइजेस लेते हैं जी, जिनको हमें कंपेयर करना है, एक 3721 का और एक 6,000 का, और कंपैरिजन हम करेंगे एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेज, ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग, इनका सम करेंगे और देखेंगे इनका सम किस ऑप्शन में मिनिमम है। दैट ऑप्शन विल रिकमेंड। तो वर्किंग करते हैं जनाब। सबसे पहले हम परचेज पे जाते हैं। एनुअल 45,000 परचेज करें अगर हम 3721 के ऑर्डर साइज पे, तो हमें 4.5 पे 0.5% डिस्काउंट मिलेगा। सालाना 45,000 इंटू 4.5, हमारी कॉस्ट परचेज कॉस्ट आएगी 201,488। हम पहले 3721 को फॉलो कर लें। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी होती है जी एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट हमारी होती है जी ऑर्डर साइज बाय 2, क्योंकि यहाँ पे भी सेफ्टी स्टॉक का जिक्र करनी है, इनटू CH विच इज़ 0.65, 1209। एक यहाँ पे थोड़ा जहन में रखिएगा, यूजुअली एक एक्सेप्शन यहाँ पे आएगी
यूजुअली ईओक्यू पे एनुअल ऑर्डरिंग और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती है। एक एक्सेप्शन आनी है, वो आगे चल के मैं आपको बता दूंगा जब आएगी, लेकिन नॉर्मली ईओक्यू पे ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती है। चलिए एक्सेप्शन मैं यहीं बता देता हूँ। अगर कंपनी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रही होगी तो फिर ये दोनों का सम बराबर नहीं, फिर ये दोनों की वैल्यूज़ आपस में एनुअल बेस पे बराबर नहीं होगी। अगर यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक आ जाता ना तो फिर ये दोनों का सम बराबर, दोनों की वैल्यूज़ बराबर नहीं होनी थी। अच्छा जी, अब हम दूसरे ऑर्डर साइज़ को वैल्यूएट करते हैं कि अगर हम 6000 के ऑर्डर साइज़ को फॉलो करें तो फिर 45,000 सालाना 4.5, लेकिन डिस्काउंट होगा 0.75 का, तो 99.25%। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 45,000 डिवाइड विद ऑर्डर साइज 6,000 into 100, और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट 6,000 डिवाइड बाय 2 into 0.65। दोनों का सम कर लेते हैं जी, देखते हैं टोटल कहाँ पे मिनिमम हो रहा है। टोटल ऑफ ऑल 3 वैल्यूज़ ये है जी 203, 681, 203, 906। तो टोटल जहाँ पे मिनिमम है दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। दिस इज़ द मिनिमम टोटल। 6,000 का ऑर्डर साइज इज़ ऑप्टिमल। सो ऑप्टिमल ऑर्डर साइज जहाँ पे हमें कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा है वो 6,000 का है। सो हमने 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को डील करना सीख लिया है। ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग का सम मिनिमाइज करना है तो ईओक्यू फॉलो कर लो। अगर परचेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो बल्क डिस्काउंट निगोशिएट करो, और जब बल्क डिस्काउंट अवेलेबल हो जाए तो फिर इस तरह कंपैरिजन करके देख लो कि तीनों कॉस्ट का सम एनुअल बेसिस पे कहाँ मिनिमम होता है। तो दिस इज हाउ यू कैन मिनिमाइज 3 कॉस्ट ऑन एन एनुअल बेसिस। ठीक है जी। तो 3 कॉस्ट की डिस्कशन बड़ी बेसिक से अंदाज में हमने कर ली है। आगे चल के कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन भी कोई ना कोई हमारे सामने आएगा। तो 3 कॉस्ट को हमने डील कर लिया। अब हम चलते हैं आखिरी कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट के ऊपर, जिस पे हमारी डिस्कशन थोड़ी लेंथी होगी। इसको मैं थोड़ा सा तारुफ में आपसे आज ले लूँगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंक्लूड करेंगे, क्योंकि इस पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, प्रोबेबिलिटीज़ भी आती हैं, और इस पे कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन भी हम देख रहे होंगे इस पोर्शन पे जो हमें पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। फ़िलहाल बेसिक्स इंट्रोडक्शन हम आज के सेशन में कर लेते हैं कि रीऑर्डर लेवल क्या होता है और रीऑर्डर लेवल से स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे मिनिमाइज की जाती है। रीऑर्डर लेवल को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि रीऑर्डर लेवल इज इन्वेंट्री लेवल व्हेन रीच्ड न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे जैसे आपके पास इन्वेंट्री है, वक्त गुजरने के साथ वो कंज्यूम होती जाती है। ठीक है जी, कंज्यूम होती जा रही है वक्त गुजरने के साथ साथ। अब आप चाहते हो कि मैं इन्वेंट्री स्टॉक आउट ना हो, क्योंकि स्टॉक आउट होने में नुकसानात हैं। क्या नुकसान आते हैं स्टॉक आउट होने में? कि आपके कस्टमर ऑर्डर डिले होंगे, आपको कस्टमर को रिफ्यूज़ करना पड़ेगा, आपकी रेपुटेशन लॉस, गुडविल लॉस है। ठीक है जी। सो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों नुकसान आते हैं। सो यू वांट टू अवॉइड स्टॉक आउट। और स्टॉक आउट क्या होता है? स्टॉक ज़ीरो हो जाना। तो उसका तरीका क्या है कि आप अपना रीऑर्डर लेवल सेट कर लो कि भाई कब हमें नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यू वुड लाइक टू प्लेस द न्यू ऑर्डर इन अ मैनर कि आपका स्टॉक ख़त्म होने से पहले पहले नया ऑर्डर आ जाए, डिलीवर हो जाए आपको। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम। जितनी आपकी यूजेज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लीड टाइम है, आपको रीऑर्डर लेवल उस पर सेट करना चाहिए। इसमें लेकिन एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई लीड टाइम में और यूजेज में सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी का कंपोनेंट आ जाता है। अगर तो आपकी लीड टाइम भी सर्टन है कि जी 5 दिन में माल आता है, और यूजेज भी सर्टन है 100 यूनिट्स पर डे, तो 100 यूनिट्स पर डे है और 5 दिन में माल आता है, तो आपका रीऑर्डर लेवल 500 हो सकता है। वेरी सिंपल। अगर सर्टन लीड टाइम, सर्टन यूजेज है। लेकिन बिजनेसेस में यूजुअली ऐसा होता ही नहीं है। लीड टाइम में भी ऊंच नीच आती रहती है, हम कहते हैं 5 से 7 दिन, और यूजेज में भी ऊंच नीच आती रहती है जी 100 से 125। तो जब अनसर्टन डिमांड या अनसर्टन लीड टाइम, इनमें से कोई भी चीज़ अनसर्टन आ जाए, तो आप मैक्सिमम वैल्यूज लेंगे, मैक्सिमम यूजेज लेंगे और मैक्सिमम लीड टाइम लेते हैं। ठीक है जी। और यहाँ से ही फिर कॉन्सेप्ट निकलता है सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक का, जो टर्म अभी हम लेते आ रहे थे। इसके सेफ्टी स्टॉक सिर्फ उस कंडीशन में ये कैलकुलेट किया जा सकता है जहाँ पे अनसर्टन यूजेज या अनसर्टन लीड टाइम, और उसका फार्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। तो ये कुछ कैलकुलेशंस हैं। एक सर्टन डिमांड लीड टाइम हो तो हम रीऑर्डर लेवल कैसे लेते हैं,
अनसर्टेन डिमांड लीड टाइम हो तो रीऑर्डर लेवल कैसे लेते हैं, और फिर इस सिनेरियो में सेफ्टी स्टॉक कैसे मेजर किया जाता है। एक इलस्ट्रेशन 22 है जी, इस बेसिक सिनेरियो पे आज हम इलस्ट्रेशन 22 करते हैं एंड देन विल लीव द रेस्ट फॉर द नेक्स्ट सेशन। इलस्ट्रेशन 22 में रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल एंड सेफ्टी स्टॉक फॉर आइटम बीजी। सेफ्टी स्टॉक जैसे मैंने कहा तभी कैलकुलेट किया जाता है जब डिमांड या लीड टाइम में अनसर्टेनिटी हो। डाटा देखते हैं जी इलस्ट्रेशन 22 में। A company uses material item BZ. The reorder quantity मतलब order size is 12,000 units. There is some uncertainty about the length of the lead time between ordering more materials and receiving delivery from the supplier. There is also some variability in weekly demand. Lead time में क्या ऊंच नीचे है जी, 2.5 वीक्स भी लगते हैं, 3 भी लगते हैं, 1 भी लगते हैं। और डिमांड में क्या इशू है जी, वीकली डिमांड हमारी 1200 भी हो सकती है, 1500 भी हो सकती है और 800 भी हो सकती है। यहाँ पे आप देखिए हमारे लीड टाइम में भी और यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम में दोनों में वेरिएशन आ गई, अनसर्टेनिटी है। तो ऐसे सिनेरियो में हमने अभी क्या पढ़ा, जब अनसर्टन लीड टाइम या अनसर्टन यूजेज या दोनों में अनसर्टेनिटी हो तो फिर रीऑर्डर लेवल आपका होता है maximum usage into maximum lead time. So looking at the data, maximum usage हमारी जाती है जी 1500 पर वीक पे, 1500 यूनिट्स पर वीक पे, और मैक्सिमम लीड टाइम हमारा जाता है 3 वीक्स पे। तो हमारा यहाँ से रीऑर्डर लेवल आ जाता है 4500 यूनिट्स। इसका मतलब जब हमारा इन्वेंट्री लेवल 4500 यूनिट्स पे है, न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। फिर अब बात आती है जी सेफ्टी स्टॉक की, या जिसको बफर स्टॉक भी कहा जाता है। ये होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल हमने ऊपर कैलकुलेट किया 4500 है, माइनस एवरेज यूजेज हमें गिवन है जी 1200 यूनिट्स पर वीक, और एवरेज लीड टाइम हमारा है 2.5 वीक्स। तो ये बनता है जी 1200 इंटू 2.5, 3000। हमारा सेफ्टी स्टॉक आता है 1500 यूनिट्स। अब इस सेफ्टी स्टॉक का ज़रा मीनिंग थोड़ा समझ लीजिए कि लुकिंग एट द डाटा हमारी एवरेज यूजेज जो आ रही है ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम वो तो 3000 है। मतलब हमारा गुजारा 3000 यूनिट से हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क ऑफ स्टॉक आउट रहेगा कि कभी एवरेज से ज़्यादा यूजेज चली जाए या कभी एवरेज से ज़्यादा लीड टाइम चला जाए तो हमारा रिस्क आउट होने का खतरा है, स्टॉक आउट होने का खतरा है। आई रिपीट, एवरेज यूजेज और एवरेज लीड टाइम के हिसाब से हमारे लिए 3000 का रीऑर्डर लेवल सफिशिएंट था, लेकिन इसमें रिस्क ऑफ स्टॉक आउट रहता कि कभी एवरेज से ज़्यादा हमारी अगर यूजेज या लीड टाइम हो गया तो हम स्टॉक आउट हो जाएंगे। इसलिए हम ऐसी सिचुएशन में 1500 यूनिट्स एक्स्ट्रा रख रहे हैं। हम अपना रीऑर्डर लेवल 3000 की जगह 4500 पर लेके हैं। ये 1500 यूनिट हमने जो एक्स्ट्रा रखा है, दिस इज कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक, जिसको आप कह सकते हैं हमने इमरजेंसी यूजेज के लिए रखा हुआ है। आप समझिए ये लहदा से इन्वेंट्री में आपके कैबिनेट में 1500 यूनिट लहदा पड़े हुए हैं। नॉर्मली 3000 से हमारा गुजारा होता जा रहा है, कभी ऊंच नीच हुई, ये 3000 खत्म हो गए तो इन 1500 में से यूज करके हम अपने स्टॉक आउट होने से बच जाएंगे। फिर नया माल आ जाएगा, इन 1500 को वापस सेफ्टी स्टॉक कंप्लीट करेंगे और फिर काम चलता रहेगा। तो 1500 यूनिट्स हमने एक्स्ट्रा रखे हैं टू अवॉइड स्टॉक आउट। ठीक है जी, तो ये हमारी बेसिक कैलकुलेशन थी स्टॉक आउट कॉस्ट को कम करने के लिए। एक तरीका है आप रीऑर्डर लेवल मेंटेन करें। सर्टेन डिमांड हो तो रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, अनसर्टेन डिमांड या लीड टाइम हो तो फिर रीऑर्डर लेवल कैसे लिया जाता है, और सेफ्टी स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी इंशाअल्लाह इससे रिलेटेड कुछ प्रोबेबिलिटीज से इन्वॉल्व करते हुए कुछ डिस्कशंस हैं स्टॉक आउट कॉस्ट को, वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।